नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। राजस्थान की सियासत रोज नए रंग दिखा रही है। पहले जहां पायलट और गहलोत खेमा एक दूसरे पर वार कर रहा था, वहीं अब सनसनीखेज ऑडियो टेप सामने आने के बाद राजस्थान कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने आ गए हैं। वहीं राजस्थान एसओजी की टेप के सामने आने के बाद इस मामले में तेजी से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जांच तेज हो गई है। साथ ही इसके चलते अब पायलट खेमे की मुश्किलें बढ़ने लगी है। भले ही राज्य में जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान का सियासी संग्राम अब कानूनी पेचीदगियों में उलझता हुआ जा रहा है। कल तक जिस ऑडियो टेप को लेकर कांग्रेस हमलावर थी, आज उसी टेप को लेकर बीजेपी आक्रामक मोड में है। कांग्रेस का यह कहना है कि ऑडियो टेप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज है, तो बीजेपी का कहना है कि किस हक से फोन की रिकॉर्डिंग हुई है। बहरहाल पार्टियों के अंदर और पार्टियों के बीच का कलह अदालत के कटघरे में खड़ा है। तो सवाल आपको बता दें, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल नंबर 1 ये है कि क्या पायलट की यह खामोशी आने वाले किसी बड़े तूफान की ओर तो इशारा नहीं कर रहे हैं। आज के मुद्दे में हम एक बार फिर से राजस्थान की सियासत पर चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि बागी कांग्रेसी नेता क्यों नहीं दे रहे हैं वॉइस सैंपल, सबसे बड़ा सवाल यह है। इसके अलावा दूसरा सवाल यह है कि क्यों एसओजी के सामने नहीं आए बागी विधायक। सवाल नंबर 3 यह है कि गैर कानूनी फोन रिकॉर्डिंग क्यों की गई। सवाल नंबर 4 यह है कि क्या राजस्थान की सियासी लड़ाई सीबीआई और छापेमारी पर आ गई क्या। सवाल नंबर 5 यह है कि होटल और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से कब आजादी मिलेगी। 5 सवाल आज के, इन्हीं पर चर्चा करेंगे हम। 4 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे परिचय करा दूं। सबसे पहले अवनीश गहलोत जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका अविनाश जी। डॉक्टर अरविंद वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण पुरोहित कांग्रेस विचारक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अविनाश गहलोत जी, मैं आपके पास आता हूं सबसे पहले। अब ये पूरा मामला सर अदालत तक पहुंचा और उसके बाद आप देखिए कि अब किस तरह से वॉइस सैंपल को लेकर जंग छिड़ गई है। आप लोग कह रहे हैं कि किसी की आवाज नहीं है, आपके नेताओं की इसमें कोई आवाज नहीं है, लेकिन मेरा सवाल सीधा सीधा यह है कि जब आप इतने प्रमुखता से दावा कर रहे हैं कि हमारी आवाज नहीं है, ये फेक है, जिसने भी बनाया है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो फिर वॉइस सैंपल देने में क्या दिक्कत है? दे दीजिए ना। आप ही लोग तो कह रहे थे हम हर जांच के लिए तैयार हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर और इवन हिंदुस्तान से 200 देशों में वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है, और इस कोरोना के दौर में भी आज राजस्थान की जो वर्तमान प्रदेश सरकार है, वो इस कोरोना से झगड़ने की बजाय, इससे सफलता पाने की बजाय आज होटलों में कैद है। मैं उस बात को कहना चाहता हूं कि जिस ऑडियो की बात अभी की जा रही है, वो ऑडियो जिसमें नाम लिया जा रहा है, वो पहली बात तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर का है नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से किसी 2 व्यक्तियों के बीच की बात को इस सिरे से जोड़ना कि कहीं न कहीं उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक या एमपी या एमएलए, केंद्रीय मंत्री भी अगर साथ रहे होंगे, तो ये मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। 2 व्यक्तियों के बीच की बात आई कहां से? मैं ये कहता हूं कि कम से कम नकल में भी अकल चाहिए कि कांग्रेस के ये जो मुख्यमंत्री कार्यालय से ये ऑडियो टेप जारी हुआ है, इस ऑडियो टेप की प्रामाणिकता क्या है? आप कैसे कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर गए? जिस व्यक्ति का नाम आ रहा, आपको पता है वो कौन है? वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, आज भी लूणकरण सर का, आपको पता है। और वो उनके कांग्रेस के नेताओं के साथ में संबंध रहे। भारतीय जनता पार्टी के क्या लेना देना है इस चीज का, जब आपको पता है कि तो वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे रहे हैं सर? मैंने तो सवाल आपसे पूछा, आप कह रहे हैं, मैं आपकी सारी बात मान रहा हूं, चलिए ठीक है, वॉइस सैंपल देने में क्या दिक्कत है? जब चोरी नहीं की है किसी ने, कोई डर ही नहीं है किसी चीज का, कोई एतराज नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो कैबिनेट मंत्री, उन्होंने सबसे पहले आकर कल ये कहा, जब ये ऑडियो टेप आया था,
और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने लांछन लगाया था, उन्होंने ये कहा था कि राजस्थान की सरकार जहां चाहे वहां मेरा ऑडियो सैंपल ले ले, मेरा वॉइस सैंपल ले ले, मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही कि कहीं भी जांच करवा ले, इसमें हमारे किसी राजनीतिक व्यक्ति की, हमारे नेताओं की किसी में कोई सम्मिलित हो ही नहीं सकते वो, क्योंकि मैं जानता हूं गजेंद्र सिंह शेखावत साहब की आवाज उसमें है नहीं, पूरा राजस्थान जानता, इवन पूरा हिंदुस्तान जानता उसकी आवाज, उनकी आवाज को, तो ये हो ही नहीं सकता। ये तो कांग्रेस की अंतर्कलह है। इस बौखलाहट से निपटने के लिए, इससे ध्यान भटकाने लिए कहीं न कहीं ये हमारे बीजेपी के ऊपर जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। कांग्रेस नहीं, अब तो आप ही के नेता आरोप लगा रहे हैं सर। आवाज आ रही है आपको अविनाश जी? आपके नेता आरोप लगा रहे हैं अब तो। कैलाश मेघवाल ने, ये मेरे पास पत्र है जो उन्होंने लिखा है, सुनिए पहले क्या लिखा उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार का माहौल सरकार गिराने को लेकर, ध्यान से सुनिएगा सर, जिस प्रकार का माहौल सरकार गिराने को लेकर राजस्थान में पिछले 2 महीनों से बना हुआ है, पिछले 2 महीनों से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। कैलाश जी को तो आप जानते होंगे ना? जी, मैं जी कैलाश मेघवाल जी हमारे बहुत वरिष्ठ और बहुत सीनियर पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधानसभा कांग्रेस का क्या रोल है बताइए। और बिल्कुल उन्होंने जो कहा है, आपने पढ़ा क्या वो पत्र? मेरे पास है सर, मैं उसमें उन्होंने पढ़ रहा हूँ सर, पत्र लेके मैं आपसे, पत्र से ही मैंने पढ़ा। कांग्रेस के अंतर, मैं एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूँ आपको, मैं एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूँ। अविनाश जी आप सुनिए एक बार फिर से, चारों मेहमानों से मेरा अनुरोध है, इस पत्र को सुनिए। नहीं आप सुनिए एक बार फिर से, मैं पूरा सुना देता हूं उन्होंने क्या लिखा। मुख्य बात जो है वो उन्होंने लिखी है, मैं सुना देता हूं आपको। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का माहौल सरकार गिराने को लेकर राजस्थान में पिछले 2 महीने से बना हुआ है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये कोई कांग्रेस का नेता, ये मंत्री तो नहीं कह रहा ना सर? मैं तो कह रहा हूं कि कैलाश जी सुनिए ना, मैं उसी पर आ रहा हूं। आदरणीय कैलाश जी मेघवाल साहब ने यह कहा है कि कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सचिन पायलट साहब और मुख्यमंत्री जी के बीच में झगड़ा चल रहा है, और इसी झगड़े को लेकर सचिन पायलट एक तरफ है और एक तरफ मुख्यमंत्री जी है, और वो सरकार गिराने को लेकर सचिन पायलट साहब लगे हुए हैं। इसमें बीजेपी का क्या दोष है बताइए आप एक बार। बीजेपी कहां है इसके अंदर? जब 2018 के इलेक्शन हुए थे राजस्थान विधानसभा के अंदर, हमें जनता ने मैंडेट दिया था विपक्ष में बैठने का, हमारी बेहतर सीट आई थी। आज हम विपक्ष की रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि राजस्थान की सरकार गिरे। अब अगर एक खेमा कांग्रेस का, जिसका वर्चस्व की लड़ाई है आपस के अंदर, और ये आपको मैं ईमानदारी से अगर बताऊं तो ये सबसे ज्यादा अगर इसमें तकलीफ है तो इसको समझने के लिए आपको 2013 के अंदर जाना चाहिए, जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहां 153 सीटें थी, और जब चुनाव होते तो 21 सीटों पे कांग्रेस आ जाती है। उसके बाद में पायलट साहब को वहां का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, और अध्यक्ष बनाने के बाद में नहीं लगभग 99 आप ये बताइए आपकी बात सब ठीक है, लेकिन जब एसओजी पहुंची माने सर, तो वहां पर जो बागी विधायक रुके हुए थे, उन्होंने अपना वॉइस सैंपल देने से क्यों मना कर दिया? किस बात का डर है? किसके एमएलए हैं? हमारे हैं, कांग्रेस के हैं। कांग्रेस नहीं कांग्रेस के तो हैं, लेकिन आप तो पूरी इस लड़ाई में दिलचस्पी दिखा रहे हैं ना अविनाश जी, आप लोगों की पूरी दिलचस्पी है। आप तो बाकायदा हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और मैं आपको फिर बता दूं, हम एक राजनीतिक पार्टी है, हम एक राजनीति, यहाँ कोई किसी खेल के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग राजनीतिक विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, हम लोग देख रहे हैं। नहीं आप 2 बातें कह रहे हैं। पहली बात तो बीजेपी को इंटरेस्ट नहीं है कि हम लोग कोई खरीद फरोख्त में शामिल लोग उसमें, फिर आपके नेता क्यों नहीं है, फिर आपके नेता क्यों नहीं फिर मुझे बताइए, आपके जो नेता हैं सचिन पायलट गुट के जो विधायक हैं, वो ट्वीट करते हैं, तो आपके जो नेता उसे रीट्वीट क्यों करते हैं, क्यों दिलचस्पी दिखाते हैं? आप कहते हैं आप इस लड़ाई में कहीं नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं पूरी लड़ाई में। वरुण पुरोहित जी मैं आपके पास आता हूं, ठीक है? चूंकि हम लोग राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, हाँ हम लोग राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, तो हम तो जब, अब आप समझिए ना, जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदर खाने की लड़ाई चल रही है, और अगर कोई हमारे विचारधारा की तरफ कोई आदमी बढ़ता तो क्यों नहीं स्वागत करेंगे उनका? ठीक है, बोलिए वरुण जी। इन्होंने खुद नहीं कमिट कर लिया, क्यों नहीं स्वागत करेंगे? पहला प्रूफ तो यही हो गया टीवी पर। उसके बाद मैं आप बताऊं, कैलाश मेघवाल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अविनाश जी तो बहुत बाद में आए हैं। नहीं वो मान नहीं रहे ना अभी भी।
नहीं माने तो उससे क्या है, तो कुछ भी नहीं मानेंगे कोई चीज, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं माने। बीच में मत बोला, बीच में मत बोलो, मैं नहीं बोला आपके बीच में, मैं बीच में आपके नहीं बोला, आप मत बोलिए बीच में नहीं लाए हैं। अरे भाई आप बीच में मत बोलो, मैंने नहीं बोला आपके बीच में। बोलिए बोलिए। हाँ, आप कैलाश मेघवाल जी विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं और सांसद रह चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है राजस्थान की राजनीति के। भैरव सिंह जी के साथ भी खूब मंत्री रह चुके हैं, उनका कहना मायने रखता है। पुराने वरिष्ठ लोग हैं, उनको उन्होंने बहुत सदाचार की राजनीति की। कोई सवाल नहीं, वो हमारे लिए। अरे यार क्या बीच बीच में बोलते हैं, आपको खुद को वही नहीं है। बोलिए वरुण जी, आप बोले ना, अपनी बात को रखिए। नहीं, क्या बीच बीच में इंटरसेप्ट करते हैं? जनता की बात क्या रखते होंगे जब आदमी को बोलने नहीं देते हैं? बोलिए। कैलाश मेघवाल जी कोई बात कहते हैं तो उसका कोई मायने रखता है। पुराने जितने वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने सदाचार की राजनीति देखी है, चाहे कोई भी पार्टी के रहे हो, तो उनको ठेस पहुंचती है, दुख पहुंचती है, जैसा कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है। अभी लास्ट में आके राजस्थान में आके इनकी दी एंड हो गया, ये अशोक गहलोत से टकरा नहीं पा रहे, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ तो इनका केंद्रीय प्रवक्ता कहता है कि सीबीआई से जांच कराइए, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमको जांच से कोई डर ही नहीं है। अरे भाई डर नहीं है तो अब आओ आप फ्रंट में। आप जो हरियाणा है, किसकी सरकार है, उस होटल में मध्य प्रदेश से लेके कौन कौन उस होटल में इन्होंने नहीं किया सारी गतिविधियां, ये सबको परिलक्षित है क्या क्या कर रहे हैं। जो वकील है, कौन सी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए आए हैं सचिन पायलट साहब के साथ हाई कोर्ट में, ये सब चीजें पूरा देश देख रहा है, सारा मीडिया समझता है, सब समझते हैं। इनके मना करने से या नहीं मानने से कोई नहीं उसमें वो फर्क पड़ता है। इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आप भी 1000 बार दिखा चुके होंगे मीडिया पे, कितनी स्टेट्स में इन्होंने तोड़फोड़ की। लोकसभा चुनाव के बाद ये डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आ पाए किसी स्टेट में, हर जगह इनको धक्का पड़ा, पीछे सरक गए, तो ये तोड़फोड़ करके सत्ता बनाए। सत्ता का लालच, षड्यंत्र, ये सब चीजें इनको करनी है। मैं कह रहा हूं, इनको एक सुझाव दे रहा हूं, इनके पास में पूरी मेजोरिटी आ गई थी लोकसभा में, तो आप जनता का काम करते, आप दिल में लोगों के बसते, देश का काम करते। नोटबंदी, जीएसटी सब कर करा के इकोनॉमी का कर दिया, रोटी रोजगार का संकट, उस पर कोई ध्यान नहीं है। अब कोरोना की बात ये कर रहे थे, रेगुलर क्लास जो है गवर्नमेंट इस पे सारा ध्यान देती है। परसों भी अशोक गहलोत जी ने मीटिंग ली, सब स्ट्रिक्टनेस की बात की, टेस्टिंग सबसे ज्यादा राजस्थान में, सबसे ज्यादा राजस्थान नंबर 1 पे तारीफ हो रही है, प्रधानमंत्री खुद तारीफ कर चुके हैं। उसके बाद इनका कहना नहीं कहना कोई मायने नहीं रखता है। अब आप बात कर रहे हो सचिन पायलट साहब की, सचिन पायलट साहब पार्टी के आज भी कहते हैं मैं सदस्य हूं, बीच में जरूर कहने लग गए थे। एक मंत्री होकर के आप कैबिनेट में हो, आपकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज में, आप कैसे कह सकते हो कि अल्पमत में सरकार हो गई? आप इस्तीफा देते, फिर आप आके कह सकते थे। आप कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं आ रहे, आपको पूरी सूचना हर तरह से दी गई, आप राजस्थान से ही बाहर बैठे हो। आप जो अब एसओजी गई, वो बिगर परमिशन के, बिगर प्रोसीजर के कोई अधिकारी काम नहीं करता है। इन्होंने किया है, वहां गए तो इन्होंने 1.5 घंटे तक रोके रखा, एमएलएस को वहां से गायब कर दिया। अरे भैया, आप ये सब क्या जनता देख रही है? आप कांग्रेस के कह रहे हो, कांग्रेस के एमएलएस हैं, तो भैया आपके राज्य में जाके क्या कर रहे हैं? राजस्थान हाउस बना हुआ है दिल्ली में, वहां भी रह सकते थे। पूरा देश देख रहा है इनका जो चाल चरित्र, पार्टी विद द डिफरेंस जो थी ना, किसके सिंबल की जीत के आए थे? पंत साहब, पार्टी विद द डिफरेंस इनकी जो थी वो समाप्त हो गई, अडवाणी जी अटल जी के। अब ये एन केएल प्रकार ने सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इनकी सत्ता की इतनी भूख हो गई, ये हर तरह से कोई ना कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आजादी से पहले से लेकर आज तक उनको मंत्री बना रहे। कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता जो मंत्री एमएलए पुराने टाइम से, उनको कोई मंत्री नहीं बना रहा। 1939 में डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ी थी, उससे लेके आज तक 2020 के अंदर सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में आपके 20 एमएलए आपको छोड़ के जा रहे हैं, उनके साथ में और भी हैं। आप बीजेपी में क्यों, आप सुनिए, आप बीजेपी पे क्यों दोषारोपण कर रहे हैं जब आपको पता है कि 1939 से सुभाष चंद्र बोस ने आपकी तुष्टिकरण की नीतियों के खिलाफ में कांग्रेस को छोड़ा था। आज सचिन पायलट साहब ने आपको छोड़ दिया है। और मैं आपको बताऊं कि इसके सचिन पायलट साहब के अलावा आपके पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी युवा लीडरशिप है, चाहे जतिन प्रसाद जी को ले लीजिए, चाहे संजय निरुपम जी को ले लीजिए, चाहे प्रिया दत्त को ले लीजिए, चाहे मिलन देवड़ा जी को ले लीजिए, ये सारे आपके खिलाफ में जा रहे हैं। और आपके कांग्रेस की परंपरा रही है कि गांधी नेहरू खानदान के अलावा आपको कोई पसंद नहीं होता है। जो दिल्ली दरबार में हाजिर लगा सकता है उसको आप करते हैं, उसके अलावा आपको युवा लीडरशिप पसंद नहीं है। आज भी आपके 50 साल के राहुल गांधी जी को युवा नेता कहा जाता है। उनकी परफॉर्मेंस देखिए एक बार, इन्होंने कितने चुनाव लड़े, कितने हार गए। लगातार 2 लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान में 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है।
ये किसकी वजह से आ रही है? ये जनता का मैंडेट है, जनता ये चाह रही है। आप समझिए इस बात को। जब आपकी अंतरकलह की लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी पे क्यों डाल रहे हैं? हमने तो कहा है कि हम विपक्षी भूमिका में हैं, हमने तो विपक्षी भूमिका को स्वीकार किया है। हमने कब कहा है कि हमें सत्ता में आना है? हमें तो आना ही नहीं है। ये आपकी लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी पे क्यों डाल रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप ईमानदारी से बताइए, राजस्थान के इतिहास के अंदर ये पहली बार ऐसा हुआ है जब कोरोना के अंदर 500 से ज्यादा की मौतें हो चुकी है, हजारों की संख्या में केसेस एक्टिव हैं, लेकिन आपकी राजस्थान की सरकार, आपके मुख्यमंत्री जी कहाँ है, आपका मंत्रिमंडल कहाँ है, आपके विधायक कहाँ है? आप जिस तरह के एक सीरियल, उस बिग बॉस सीरियल जैसी आपकी राजस्थान सरकार की हालत हो गई है। आप फुटबॉल खेलते हैं, आपको पता है आपने अभी राज्यसभा के चुनाव हुए थे, आपके टीवी सीरियल के ऊपर जब एक ये अपने न्यूज चलती है कि 300 से ज्यादा केसेस हो गए, इतने लोग मर गए, और आपके पता है इसमें में गाना क्या चलता है? सामने वाले कोरोना को मत लाइए। डॉक्टर सुनील कौशिक, मैं आपके पास आता हूं। अब तो बीजेपी के नेता ही सवाल उठाने लगे हैं सर इस पूरे घटनाक्रम पर। कैलाश मेघवाल साहब का वो लेटर मैंने सुनाया, आप सबको सुना होगा आपने भी। इसलिए मैंडेट दिया था कि आपको सुनना चाहिए। सुनील जी बोलिए। आप तो सुन नहीं रहे हो, दूसरे की बात देखिए शंकर जी, जो पिछले 4-5 दिन से चल रहा है राजस्थान प्रकरण को लेकर के, या दोनों राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेता इस बात पर मंथन करें कि बार बार ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही हैं। लोकतंत्र के मंदिर में या तो लोकतंत्र के माध्यम से सरकारें चुनी जाती हैं, जनता भरोसा करके उनको वोट दे करके सरकार बनाने के लिए, चलाने के लिए पूरा समर्थन देती है, या तो उसके बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं तो वास्तव में जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की होती है। तो राजस्थान में कहा जाए घटनाक्रम चल रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस क्या कर रही है? सुनील कौशिक जी, दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं या फिर कोई एक पार्टी? मैं वही आ रहा हूं। हाँ। कोई भी राजनीतिक दल हो शंकर जी, आज बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है, बीजेपी सत्ता में होती और कांग्रेस विपक्ष में होती तो कांग्रेस भी यही करती। आप बताइए कि मध्य प्रदेश में जब सरकार जा रही थी तब कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने, कमलनाथ जी ने क्या कहा कि बीजेपी के तमाम एमएलए हमारे संपर्क में हैं, और अभी राजस्थान में भी यही कहा मुख्यमंत्री ने कि बीजेपी के एमएलए भी हमारे संपर्क में हैं, उनसे वार्ता चल रही है। तो ये जो अंकों का खेल है, अंकों के खेल के नजदीक जाने की जो चेष्टा राजनीतिक दल करते हैं, वही सत्ता की चाबी पाते हैं। आप बताइए, आज कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की दुहाई देकर के संविधान की दुहाई दे रही है। आप देखिए राजस्थान में बसपा को पूरा विलय कर लिया। जो पार्टी आपके विरोध में लड़ी हो, जिनके प्रत्याशी चुनकर के आए हों, जिसने समर्थन भी दिया हो आपको, और उसको पार्टी को आपने राजस्थान में खत्म कर दिया। तो ये लोकतंत्रिक मूल्यों की बात है, कोई भी राजनीतिक दल करेगा तो मुझे लगता है वो बेईमानी होगी। हर राजनीतिक दल सत्ता के केंद्र तक पहुंचना चाहता है। दूसरी बात, आज जो परिस्थिति पैदा हो रही है, चाहे सचिन पायलट को लेकर के, तो क्या ये कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? क्या पहले दिन से ऐसा हो गया? क्या एक हफ्ते से ऐसा हो गया? हम 1 साल से इस बात को कह रहे हैं, और पिछले 6 महीने से कई मंचों से, मीडिया के माध्यम से भी ये बातें आई हैं कि उप मुख्यमंत्री में और मुख्यमंत्री के बीच तनातनी का माहौल चल रहा है। दोनों लोग एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व को ही समझ में नहीं आ रहा था? सचिन पायलट ने कई मंचों से मुख्यमंत्री के कार्यों की अनदेखी करने के आरोप लगाए। क्या इस बात को लेकर के कांग्रेस का नेतृत्व बिल्कुल धृतराष्ट्र बना हुआ था क्या? ठीक। दूसरी बात, यदि उप मुख्यमंत्री और जिस पार्टी की सरकार उस प्रदेश में चल रही है, उस पार्टी के मुखिया के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा यदि मुख्यमंत्री लगवाएं, जिनके पास गृह मंत्रालय का विभाग है, गृह विभाग जिनके पास है, तो कोई भी व्यक्ति होगा सचिन पायलट की जगह, मैं भी होता या कोई और भी होता, वो भी जाकर के ये प्रयास करता कि सरकार कैसे भी गिरे। जब आप उन पर ये आरोप लगा रहे हैं सरकार गिराने का, तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा, अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि उन्होंने कैसे कह दिया कि अल्पमत में है। अरे अल्पमत में तो कहेंगे ही जब उनके ऊपर मुकदमा लगेगा, देशद्रोह जैसा मुकदमा लगेगा। तो दूसरी बात, वही कांग्रेस पार्टी, अभी भी हम 2 दिन पहले बैठे थे, मैंने भी तब कहा था कि जब कांग्रेस की पार्टी ने 2019 का चुनाव लड़ा तो उन्होंने बार बार ये कहा कि हम देशद्रोह की धारा को हटाएंगे यदि हम सत्ता में आएंगे तो, और आज उसी देशद्रोह के धारा को उपयोग कर रही है कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात, जो मध्य प्रदेश में हुआ, वो मीडिया के माध्यम से भी और तमाम उनके प्रतिनिधियों ने ये बात कांग्रेस के नेतृत्व के समक्ष रखी थी, तब भी सिंधिया को लेकर के, और वही माहौल तब भी आरोप लगे थे कि अगला चक्र राजस्थान होगा, क्योंकि वहां के
सचिन पायलट और गहलोत के बीच की जो स्थिति है वो सारा प्रदेश जानता है। लेकिन ये कांग्रेस के जिम्मेदार जो बड़े नेता थे, यदि वो समय रहते हुए वहां जाते, टीम तो परिस्थिति ऐसी ना आती, आप ये कह रहे हैं। डॉक्टर अरविंद वर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को राजस्थान में जो चल रहा है? टेपिंग लगातार सामने आ रही है। आज खबर ये भी आई कि लगातार जिस तरह से बहुत सारे जो बागी कांग्रेसी नेता हैं वो अपना वॉइस सैंपल नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी तैयार नहीं है देने के लिए। तो हम तो लगातार सवाल यही उठा रहे हैं कि अगर आपकी आवाज़ नहीं है, आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, तो वॉइस सैंपल दे दीजिए। और कहा यह भी गया कि जिस होटल में ठहरे हुए थे वहां पर कोई नहीं मिला सोची को। आप कैसे देख रहे हैं इस राजस्थान की सियासत में भी जो उथल पुथल मची हुई से? का विद्यार्थी हूँ और संविधान मैंने पढ़ा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अभी कांग्रेस के जो विधायक राजस्थान से बाहर हैं वो अभी बाकी विधायक नहीं, पहली बात, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसा कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं किया है जिसके आधार पर उन्हें पार्टी विधायक करार दिया जा सके। कांग्रेस का अंतरकलह है और कांग्रेस के अंतरकलह में भाजपा बाजी मार ले जाना चाहती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंतरकलह का फायदा उठाएं और कांग्रेस के अंतरकलह का फायदा उठाकर किसी भी तरीके से सत्ता की मलाई खा सकें। अगर भाजपा को ऐसा लगता है कि सचिन पायलट उनके पास जा रहे हैं तो सचिन पायलट जी को वो अपना नेता घोषित कर दें। पायलट साहब तो स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूँ, पर उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस का एक नेता भाजपा की नैया को पार लगा सकता है तो उसे नेता घोषित करते हैं। कांग्रेस को कोई इसमें गुरेज नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी में अंतरकलह निश्चित रूप से होते हैं और कांग्रेस एक ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी है जो वॉइस को कभी दबाती नहीं है। कांग्रेस में हर नेता अपनी बात रख सकता है। यह मोदी और शाह का शासन नहीं है कि मोदी और शाह जो बोल रहे हैं उनके सामने कोई भी सांसद अपनी जुबान तक न बोल पाए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ एक सामान्य मीटिंग में जो मीटिंग कॉल की गई सांसदों की, उसमें सांसदों को बोलने तक नहीं दिया गया। कई अनुसूचित जाति के सांसदों को बोलने से रोक दिया गया और उन्हें उनकी औकात बताने तक की बात कही गई जो ऑन रिकॉर्ड है, वो कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये स्पष्ट है कि ये इनके प्रकार भाजपा डेमोक्रेसी का गला घोंटकर नहीं, तो फिर कांग्रेस में भी तो फिर ये रूल लागू होता है ना कि अगर आप बोलेंगे, आवाज उठाएंगे तो फिर आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा पद से, अध्यक्ष पद से, डिप्टी सीएम पद से, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, विधायक की जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। जी देखिए अभी कह रहे थे कि भाई बसपा के 6 विधायकों को मिलाया, वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि यदि कोई दल अपना दूसरी पार्टी में भेजना चाहता है तो 2/3 बहुमत के साथ वो मिल सकता है। अगर अलग पार्टी बनाना चाहता है तो 1/3 बहुमत के साथ बना सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इसमें कि डेमोक्रेसी का गला घोट दिया या किसी को मिला दिया। जब सारे विधायक चाहते हैं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी में मिल जाए वो पॉलिटिकल पार्टी में मिल सकते हैं। संविधान स्पष्ट रूप से इसका प्रावधान करता है। देखिए इसमें ट्रस्ट की बात ये है कि और सारे के सारे विधायकों को आप मिला। ठीक है, मैं रोक रहा हूँ आपको सुनील जी, ब्रेक के बाद आ रहा हूँ आपके पास, ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, आप चारों मेहमान मेरे साथ बने रहेगा। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 4 खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अविनाश गहलोत जी, डॉक्टर अरविंद वर्मा जी, वरुण पुरोहित जी और डॉक्टर सुनील कौशिक जी मेरे साथ बने हैं। वरुण पुरोहित जी, मैं आपके पास आता हूं। सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि चर्चा हम इस बात को लेकर भी आज कर रहे थे कि आखिर जिस तरह से आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगा रही है। फोन टेपिंग का जो पूरा मामला, आप मुझे बताइए कि गैर कानूनी फोन रिकॉर्डिंग की गई क्या पूरी तरह से? क्योंकि बीजेपी ने तो आज ये बोला कि आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग की गई है। क्या ये आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग है? मेरी बात सुनिए शंकर जी, ममता बनर्जी ने इनकी केंद्र सरकार पे आरोप लगाए थे, खूब आरोप लगाए हमारे फोन टेप हो रहे हैं, और ये पूरे नीतीश कुमार जी ने एक बार लगाए थे। ये तो इनको तो क्या है, एकदम से झटका लगाना। ये सच में क्या फोन टेपिंग हुई है क्या? मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ आपसे। बात मैं बता रहा हूँ आपको, बात तो सुन लो। जो इनको एकदम झटका लगा तो ये एकदम से रिएक्शन करने लगे। अब इनका नेशनल प्रवक्ता कहता है सीबीआई से जांच हो गई, हम जांच के लिए तैयार है। भाई आ जाते जांच करने, जो आधिकारिक तौर से हुई नहीं। अगर मुख्यमंत्री जो सूबे का है
वो उस बात की गारंटी ले रहा है। तो आप जब जांच करोगे, कोर्ट में जा सकते हो आप कि गलत जांच हुई है, आधिकारिक तौर पे हुई कि नहीं, हो तो आप कोर्ट में जाओगे ना उस बात के लिए। तो आप जांच तो कराओगे, नहीं कराओगे आपकी, इसका मतलब मन में काला चोर है। आप अपने वॉइस सैंपल नहीं देना चाह रहे। वो ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या इसमें पालन किया गया क्या? अगर आप कह रहे हैं कि चलो मान लीजिए 1 मिनट के लिए फोन टेपिंग हुई है। मैं बता रहा हूं ना आपको, मुख्यमंत्री ने खुद ने घोषणा करी है, तो मुख्यमंत्री को, सूबे के मुख्यमंत्री बिगर कानून के कैसे करेंगे? आप खुद बताइए, कोई ना कोई प्रोसीजर अप्लाई किया ही होगा। वो जब आपके सामने धीरे धीरे सब परतें खुलेंगी, सारा इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद ही तो ये सब बात पता लगती है। उसके पहले आप थोड़ी कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब पुलिस आपके सामने रिपोर्ट पेश करेगी उसमें आ जाएगा। वरुण जी, मैं कह रहा हूँ आपको कि राज्यसभा चुनाव से पहले आपके महेश जोशी जी ने कहा था कि हमने ये, आप राज्यसभा चुनाव से पहले आपने कहा था कि हमारे पास जो प्रूफ है, 19 तारीख को राज्यसभा चुनाव हो गए, आपने ये भी प्रूफ दिया क्या? आपने ये भी प्रूफ दिया क्या? क्या बात करते हैं? आपके पास में प्रूफ नहीं है, आप कैसी बात करते हैं? आपके अंतर्गत की बात को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डाल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? भारत को अनलॉक करके आप कोरोना में डाल दिया, बात कीजिए ना। सेशन नहीं बुलाते हो, आप अपने अंदर की लड़ाई को, अपने अंदर की बौखलाहट को भारतीय जनता पार्टी पे क्यों डाल रहे हैं? सेशन बुलाते हो, यहाँ आकर के बस टिप्पणी करना है, दूसरे को बोलने नहीं देना। डेमोक्रेटिक मूल्य तो आप यही सब बोलने दे रहे हैं, आप पब्लिक में सब बोलने दे रहे हैं। वरुण जी आप बोलिए, सब बोलने दे रहे हैं, सबको मौका है बोलने का। ये सारी बातें सचिन पायलट साहब को समझाइए। आपको पता है पायलट साहब के साथ में कौन कौन है? मैं आपको दे रहा हूं, हमारा बोलिए को सुना है? पहले के राजस्व मंत्री कितने सीनियर एमएलए रहे आपके, आपने भरत सिंह जी को सुना है? ये नहीं मानेंगे, इनको ट्रेनिंग यही है, इनको जाके रिपोर्ट देनी पड़ती है। चलो आप तो अपनी बात पूरी करिए, अपने अंदर खाने को संभालिए पहले। आप अपनी बात पूरी करिए ना वरुण जी, मुझे बाकी मेहमानों के पास सुने नहीं, जनता सुने नहीं, मैं बोलूं जो। हाँ, इसलिए इंटरसेप्ट करते हैं लोग। सुन रहे हैं, जनता सुन रही, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप सीएम अगर सुनने का कह रहा है तो उसमें विश्वास करोगे नहीं करोगे? अभी प्रधानमंत्री कोई बात कहता है तो फट चिल्लाने लग जाते हैं, प्रधानमंत्री की बात को मानो मानो मानो। भाई आप अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात को क्यों नहीं मानना चाहते हो? आप अगर आपकी जांच हो जाएगी, आप उसमें क्लीन चिट हो जाएगी, तो आप डिफेमेटरी केस कर सकते हो। आपके पास लॉ में सारे, अभी अरविंद जी बताएंगे, लॉ में सारे प्रोविजंस हैं। आप तो ये काला चोर है जब तो भाग रहे हैं। हरियाणा में एमएलए को लेके बैठ गए, अब उनको कहीं और छुपा लिया। अरे भाई, कांग्रेस के एमएलए को किडनैप कर करके कहां ले जाते हो? मध्य प्रदेश के एमएलए को कर्नाटक ले गए, बाप बेटों को मिलने नहीं दिया। ये तो पूरे देश देख रहा है। इसमें इनके चाल चरित्र में बिल्कुल झूठ, षड्यंत्र और सत्ता का लालच भर चुका है। मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने इस्तीफा दिया, आपको पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने बड़े लीडर थे? किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था? आपने मुख्यमंत्री किसको बनाया था? ये लड़ाई बीजेपी की थी कि कांग्रेस की थी? ले जाते हो आप बीजेपी में, इतने बड़े लीडर मानते हो तो आपके तो नहीं है ना वहां पर लीडर कोई। काय के लिए ले जाएंगे? हम क्यों ले जाएंगे? आपके खुद के एमएलए इस्तीफा देके आ रहे हैं, आपके खुद के एमएलए इस्तीफा देके। आपको पता है मध्य प्रदेश में सरकार बनने में कितना टाइम हो गया, लेकिन कल भी आपके एमएलए इस्तीफा दिया, कांग्रेस के एमएलए ने 4 दिन पहले वोट दिया है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके खुद एमएलए आपके परिवार में सुरक्षित नहीं है, आपके नेतृत्व को उनको भरोसा नहीं है, और आप भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगा रहे हैं। आप एक चुनाव नहीं जीत रहे हो राजस्थान में, इसलिए फड़फड़ा रहे हो। ठीक है, वसुंधरा जी हमारे सम्मानित लीडर हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक निर्णय के अंदर उनकी सहमति होती है। आपको क्यों नहीं पता होता ये सब चीजें? क्यों साइडलाइन किया 1.5 साल से? क्यों हारे निकायों के चुनाव जहां 25-25 साल से आप काबिज थे? साइडलाइन कर दिया, बताओ एक बार। शहरों में एक बार भी चुनाव नहीं जीत रहे हो। एक भी लीडर ने अगर के खिलाफ में कोई बयान दिया होता, बताइए 1.5 साल के अंदर क्यों घबराते हो भाई? आपके सचिन पायलट साहब कितना बोलते हैं वो बता रहे हैं। मैं पीडब्ल्यू मंत्री था, मैं उप मुख्यमंत्री था, लेकिन मेरी फाइलें मेरी टेबल पर नहीं आती थी। मैं पीडब्ल्यू मंत्री था, लेकिन मुझे फीता काटने नहीं दिया गया, मुझे मेरी सलाह नहीं दी गई। ये किसने कहा था? सचिन पायलट साहब ने कहा था ना। किसके हैं सचिन पायलट साहब? कांग्रेस के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं? पकोड़े तल लो, रोटी रोजगार मत करो। अरे भाई, चाय पकोड़े की सरकार नहीं चाहिए। आपके हेमाराम सोरेन ने क्या कहा था? मेरे काम नहीं हो रहे, मुझे बिहार ले लेना चाहिए। ये विधानसभा के सदन के अंदर कहा था। आपके सारे सीनियर से सीनियर एमएलए है। विश्वेंद्र सिंह जी कौन है? आपकी पार्टी के नेता है, आपकी राजस्थान सरकार में मंत्री है ना, उन्होंने क्या कहा था? आपके मुकेश बाकर कौन है? कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा था? आपके सेवा दल के जो अध्यक्ष है राजस्थान प्रदेश के, ऐसा कभी हुआ क्या कि जिस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हो, एनएसयू के अध्यक्ष हो, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हो, आपके सेवा दल का अध्यक्ष हो, ये सारे पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। सारे ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सरकार अल्पमत में है, उनको फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए। ये किसकी फेल्योर है? आप बताइए ना एक बार। अच्छा, पिछले 1.5 साल के अंदर आपने धरातल पे राजस्थान के अंदर क्या काम किया? आप एक काम बताइए मुझे। आपने सिवाय भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का नाम बदल कर यहाँ लेके आए हैं, आपको क्या फर्क पड़ा था? भामाशाह योजना
इतनी बढ़िया चल रही थी, आपने उसको जन आधार कार्ड कर दिया, कितने लोगों को फायदा मिला बताइए एक बार। आपने केंद्र में कितनी योजनाएं बदली, आप बताइए एक बार, राजस्थान में पिछले 1.5 साल में आपने कितना काम कर दिया। राजस्थान सरकार की वसुंधरा की योजनाओं का नाम बदला है, उनकी जो योजना स्वीकृत उनको बंद करके आपने रख दिया है। जो अन्नपूर्णा योजना थी आपने वापस अभी चालू किया है, क्या फर्क पड़ता है उसे नाम परिवर्तन करने से? सबको पता है वसुंधरा की योजना है। बैठ के आपको कटारिया जी के बयान का नहीं पता, कैलाश मेघवाल जी के बारे में नहीं पता। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर सुनील कौशिक बहुत देर से आपके पास नहीं आ पाया। नहीं, ठीक है, ये बात तो सुनील जी हम सब जानते हैं कि एक एक करके किस तरह से कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह रहे हैं बड़े नेता। मध्य प्रदेश का उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब सचिन पायलट का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। मैं शंकर जी, मेरी बात कहना चाह रहा हूँ कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ी थी, आपको पता है? यार आपके नहीं थे वो कांग्रेस, सर पता है ना आपको? उसके बाद में आज सचिन पायलट साहब छोड़ रहे हैं। और मैं इसके बाद बता रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ सर, आपने बोल दिया, आपकी बारी में आऊंगा। सुनील जी मेरा आपसे सवाल है, तो ये संगठन मजबूत हो रहा है तो कमजोर हो रहा है? आपके अविनाश पांडे कहाँ देख रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी को ऐसे? आपके बहुलाल जी शर्मा 7 बार विधायक, उन्होंने क्या कहा था अविनाश पांडे जी के बारे में? हमें कोई लेन देना नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस के जो जितने भी एमएलए सीनियर एमएलए वो लोग ये कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। आप बीजेपी के लेकिन आपको पता है कि कांग्रेस के अंदर खाने की जो मेरा सवाल सुनील जी से था। सुनील जी आप बोलिए। आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी को शंकर जी देखो, सरकार सबसे पहले जो मुकदमा एफआईआर जो दर्ज हुई, सरकार गिराने की जो एफआईआर दर्ज हुई, उसमें सारे कांग्रेस के नेता थे, सचिन पायलट का नाम था। तो क्या पहली एफआईआर जो देशद्रोह की थी, जो सरकार गिराने की हुई, क्या मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया गया? क्या उसमें बीजेपी के नेताओं के नाम क्यों नहीं थे? सारे कांग्रेस के नेताओं के नाम थे। दोबारा बीजेपी के नेताओं के नाम जोड़े गए। यदि मुझे लगता है और वक्त मुख्यमंत्री ले लेते और पहली ही एफआईआर में बीजेपी के नेताओं के नाम आ जाते हैं तो मुझे लगता है कुछ और स्थिति होती। अच्छा, लेकिन प्रथम दृष्टया यदि आपने अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ही मुकदमा लिखाया गया हो और बहुत हाय तौबा होने के बाद दोबारा फिर बीजेपी के नेताओं के नाम बढ़े हैं तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है। दूसरा, जब से सरकार बनी है तब से फिर मैं बोल रहा हूं कि सरकार चलाने के लिए संगठन के और सरकार के बीच की एक समन्वय समिति बनती है, जो सरकार को आराम से चलने के लिए या कार्यकर्ताओं की जो बातें नहीं सुनी जाती हैं या तमाम दिक्कतें जो सरकार चलाने में आती है वो संगठन और सरकार के बीच की समन्वय समिति तय करती है। क्या सरकार जब से बनी तब से समन्वय समिति की मीटिंग हुई? क्या तमाम ऐसे पद वहां खाली हैं राजस्थान में जहां राजनीतिक लोगों के लिए वो होते हैं, आयोग हैं और तमाम तरीके के ऐसे हैं जहां जिस तरीके के वो पद दिए जाते हैं वो नहीं भरे गए? तो क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, मुझे लगता है मुख्यमंत्री की छोड़िए आप जी, या सचिन पायलट की छोड़िए, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, क्या राष्ट्रीय नेतृत्व को यह जानकारी नहीं थी कि समन्वय समिति की मीटिंग नहीं हो पा रही है? जो आयोग निगमों के जो पद हैं वो भरे नहीं जा रहे हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच की तमाम खबरें ऐसी आ रही हैं कि उनके बीच समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। यदि इस पर आप आंख बंद करके बैठे रहेंगे और आरोप बीजेपी पर लगाएंगे कि बीजेपी सत्ता की चाबी चाहती है या बीजेपी के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो पहले आप अपने आप को देखिए कि निश्चित तौर से कांग्रेस की लोगों की तरफ से गलतियां हुई हैं। यदि मुझे लगता है कि समय रहते हुए यदि इन्होंने मध्य प्रदेश से सीख नहीं सीखी कि मध्य प्रदेश में भी यही बातें आई और कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार भी किया कि इसमें हमसे देरी हुई है, निश्चित तौर से हम समय से पहले बैठ लेते तो हो सकता है सिंधिया बाहर न होते। लेकिन वही गलती फिर राजस्थान में दोहराई गई जहां नेतृत्व को विश्वास में नहीं लिया गया या नेतृत्व आंख बंद करके बैठा रहा है। ये एक सवाल है भविष्य का और ये सारी बातें निकल के आएंगी किनके सारे पे क्या हुआ, क्योंकि जब सरकार जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो ये सारे लोग जानते हैं कि जो सचिन पायलट ने मेहनत की, मुझे लगता है गहलोत साहब ने इतनी मेहनत नहीं की। जो सड़कों पे आंदोलन किए, सड़कों पे जो व्यवस्थाएं सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए जो जंग लड़ी, वो सचिन पायलट ने लड़ी और निश्चित तौर से वो मुख्यमंत्री को उम्मीदवार थे, ये कांग्रेस भी मान के चलती है। लेकिन कोई निर्णय ऐसा हुआ जहां दिल्ली दरबार में जाकर के कि जहां गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसके बाद भी या दोनों के बीच समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आंख बंद करके नहीं बैठना चाहिए था। दूसरा, जो बीजेपी इस समय कर रही है, मुझे लगता है बीजेपी की जगह कोई भी राजनीतिक दल होता वो भी यही करता,
क्योंकि सत्ता हर कोई राजनीतिक दल चाहता है। और आपने कहा कि बार बार आप कह रहे थे कि रीट्वीट क्यों कर रही है बीजेपी, बार बार कहीं ना कहीं सह है बीजेपी की, और कांग्रेस के लोग होते कांग्रेस भी वही करते, क्योंकि सत्ता से बेदखल करना, आप बताइए कितने वोटों, 0.5% वोटों का प्लस माइनस है, 2 लाख वोट के आसपास दोनों के बीचों में कमी है। 1,39,00,000 शायद कांग्रेस में, 1,01,37,00,000 सुनील जी, जब बीजेपी के लोग ही सवाल उठाने लगे इस पूरी सियासी लड़ाई पर, तब हम क्या कहेंगे? तब तो हम कांग्रेस पर आरोप नहीं लगा सकते ना। मैंने उदाहरण दिया आपको कैलाश मेघवाल साहब का, नहीं मैं वही साफ कहा उन्होंने, कांग्रेस की कमियां गिना रहे हो आप, साफ कहा उन्होंने। कोई मुख्यमंत्री बनना चाहेगा फिर कह देगा प्रधानमंत्री बनना चाहेगा, पार्टी सब सर्वोपरि होती है, संगठन सर्वोपरि होता है। आपको पेशेंस रखनी चाहिए। आपको क्या नहीं मिला उस उम्र में? आपको सब कुछ मिल गया, आप कहते हो मुख्यमंत्री बनाएंगा, नहीं तो आप मैं चला जाऊंगा। ये कौन सी बात होती है? ये थोड़ी होती है कोई पार्टी के अंदर में। और सबका रोल होता है। सचिन पायलट का रोल भी है, अशोक गहलोत साहब का रोल भी है, कार्यकर्ताओं का रोल भी है। चाहता है, हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है तो उनको घर में बिठाल के उनकी समस्या का समाधान किया जाए। गहलोत जी कहाँ थे 5 साल से? नहीं, जब और पीसीसी का प्रेसिडेंट कोई जरूरी नहीं है मुख्यमंत्री बनाओ, तब गहलोत जी दिल्ली आकर के बैठ गए, मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। तब तो यही कांग्रेस की तरफ से होगी। फिर तो ऊपर से बिठा लो मुख्यमंत्री को, निर्णय ईमानदारी से नहीं होगा तो यही होगा। फिर नहीं क्या अशोक गहलोत? फिर निर्णय ईमानदारी से नहीं होगा कि जो व्यक्ति मेहनत अशोक गहलोत जी को जितना संगठन का अनुभव है लड़ेगा, उतना सचिन पायलट साहब को नहीं है। आप लोग क्या है परसेप्शन क्रिएट करते हो। आज अशोक गहलोत जी भी नहीं, तीसरा अनुभव की बात, मैं लड़ाई की बात कर रहा हूं। कार्यकर्ताओं के बीच आकर के जो कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने का जिसने काम किया, वो सचिन पायलट की जगह कोई भी हो सकता है। नहीं, कोई भी हो सकता है, चाहे सिंधिया हो। अब उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, बीजेपी की उत्तर प्रदेश का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब मुख्यमंत्री बनने की बात सुन लिए ना, अरे सुनिए, आप सुनिए ना, मुख्यमंत्री जब 2017 में चुनाव के नतीजे आए तो 4 लोग मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। सारे लोग अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के सड़कों पे लगाए हुए थे हुजूम लखनऊ में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती है कि मुख्यमंत्री का पद का डिसीजन लेने के बाद आगे संगठन और सरकार में सामंजस्य कैसे बैठे। यदि कांग्रेस के लोगों ने निर्णय ले लिया कि गहलोत जी मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे सामंजस्य दोनों के बीच नहीं बैठ पा रहा है, तो यह संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी एक कमेटी बना करके या दोनों को दिल्ली दरबार में आप बुलाते। ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में होता है, हर राजनीतिक दल में होता है, लेकिन राजनीतिक दल की भी जिम्मेदारी ये होती है कि आगे जाकर के सरकार चलाने में संगठन सरकार के बीच सामंजस्य बैठे, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब मैं अरविंद वर्मा जी के पास आता हूं। वरुण जी, लौटूंगा आपके पास। अरविंद जी के पास बहुत देर से नहीं लौट पाया। अरविंद जी, ठीक है, ये लड़ाई अपनी जगह है, क्या इसका अंजाम होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी इस पर हम कुछ नहीं कह रहे हैं। आरोप हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से, अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं आरोप। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो लगातार उठ रहा है कांग्रेस पार्टी को लेकर कि बड़े नेता सर छोड़कर जा रहे हैं पार्टियों को लगातार, बहुत सारे राज्यों के उदाहरण हमारे सामने है, अब ये राजस्थान का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने आ गया है। क्या लगता है आपको, वाकई अब मंथन की जरूरत है क्या पार्टी को? देखिए, कोई भी पार्टी को, उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंटरनल फोर्सेस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। अब केंद्रीय नेतृत्व यदि उसे नहीं सुलझा पाए और बात घर से निकलकर बाहर आ जाए तो निश्चित रूप से ये अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा हो रही है। अब जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो निश्चित रूप से कुछ उसके लिए आप प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आप राजनीतिक सत्ता की चाबी अपने पास कर लें। ये राजनीति में कोई नई चीज नहीं है और गलत चीज भी नहीं है। सचिन पायलट साहब ने लगातार 5 साल काम किया, डंडे खाए, वो सारी चीजें हैं, वो सबको पता है। गहलोत साहब का एक्सपीरियंस भी उसमें शामिल था, ये भी सबको पता है। परंतु सेंट्रल लीडरशिप जो है, वो सेंट्रल लीडरशिप ने ऐसा नहीं है कि इनकी समस्या को एडजस्ट करने का प्रयास नहीं किया। सेंट्रल लीडरशिप ने न सिर्फ समन्वय समिति का निर्माण किया, किंतु बार बार बुलाकर मीडिया में सरेआम किए खबरें कि बार बार गहलोत साहब दिल्ली जा रहे हैं, पायलट साहब दिल्ली जा रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज के ऊपर लगातार चर्चा कर रहे हैं और वो पैचअप करने का प्रयास केंद्रीय नेतृत्व ने किया भी। अंत में अभी जो स्थिति आई है, उस स्थिति को भाजपा ने जिस तरह कहते हैं आग में घी डालने का काम किया है, वो भाजपा ने काम किया है। सचिन पायलट जब स्पष्ट रूप से ये कह चुके हैं कि वो भाजपा में नहीं जा रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन बहुत थोड़े से हैं।
अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो वो अलग पार्टी नहीं बना सकते, क्योंकि अभी उनके पास उतने विधायक नहीं है, न ही अपना कोई अलग दल बनाकर विलय कर सकते हैं किसी दूसरे राजनीतिक दल में। तो ये दोनों ऑप्शन उनके पास नहीं। उनके पास जो एकमात्र ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन समन्वय का बचता है, और केंद्रीय नेतृत्व तो लगातार उसके लिए प्रयास भी कर रहा है। पर आज की तारीख में भाजपा के पास मनी पावर और मसल पावर इतनी ज्यादा है कि वो विभिन्न सरकारों को, जो गैर कांग्रेसी सरकार है, उनको प्रभावित करने का ये एक प्रकार सफल हो पा रही है। अब अगर आप इस लड़ाई को देखें, राजस्थान की लड़ाई को, तो ये लीगल बैटल से ज्यादा माइंड गेम हो गया है। माइंड गेम इसलिए हो गया है कि चाहे वो इस वक्त गहलोत साहब का खेमा हो या पायलट साहब का खेमा हो, ऑप्शन दोनों ही खेमे के पास बहुत कम है। अगर हम इसको नटशेल में समझें, अगर गहलोत साहब के पास 107 लोग होते तो वो निश्चित रूप से, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आपको कहाँ तक जाती हुई दिख रही है? देखिए, लड़ाई मुझे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है, मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं समन्वय हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही पक्षों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। बहुत लंबे समय तक परिसर में विधायकों को नहीं रखा जा सकता, बहुत लंबे समय तक फेयरमाउंट होटल में विधायकों को नहीं रखा जा सकता। इसलिए अंततः केंद्रीय नेतृत्व जो प्रयास कर रहा है, जो सूचनाएं आ रही है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई समन्वय स्थापित हो जाएगा। और भाजपा जो लगातार ये प्रयास कर रही है कि एक राज्य और उन्हें मिल जाए, मेरे हिसाब से उनके जो इरादे हैं वो नेस्तनाबूद होंगे। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें नेशनल इश्यूज को, तो नेशनल इश्यूज लगातार पीछे खिसकते जा रहे हैं, और सिर्फ सत्ता की चाबी कैसे हम हथिया लें, ये भाजपा लगातार प्रयास कर रही है। आप देखिए, बेरोजगारी दर जो है वो भारत में 23.50% हो गई अप्रैल में, और लगातार 11 और 12% पर बनी हुई है। इसकी ओर मोदी और शाह ने क्या प्रयास किए, इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। पूरा विपक्ष पूछता है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर 60 से 70% टैक्स क्यों लिया जा रहा है, इस पर कोई जवाब नहीं है। आप देखिए, पाकिस्तान का जहां ये उदाहरण देते हैं, पाकिस्तान 23 रुपए और 21 रुपए पेट्रोल और डीजल पे कम कर देता है, ये 10 रुपए और 13 रुपए पेट्रोल और डीजल के ऊपर बढ़ा देते हैं। इसके बावजूद कोई उत्तर नहीं देते। 33 रुपए पेट्रोल पर और 32 रुपए डीजल के ऊपर ये टैक्स लगा देते हैं अपने 6-6.5 वर्ष के शासनकाल में, पर कोई जवाब नहीं देना चाहते कि इस पैसे का आखिर ये इस तरीके से जनता के ऊपर लगातार कर क्यों बढ़ा रहे हैं। जीएसटी से जहाँ रेवेन्यू ज्यादा होने की बात थी, जीएसटी से रेवेन्यू कम हो रहा है बढ़ने की बजाय, क्योंकि जीएसटी को जिस तरह से लागू किया जाना चाहिए था उस तरह से इन्होंने जीएसटी लागू नहीं किया। ठीक है। नोटबंदी की विभीषिका देश अभी तक झेल रहा है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है। ये तो कोरोना के ऊपर उन्होंने ठीक रिपोर्ट दिया, अदरवाइज जो इकोनॉमिक स्लो डाउन के इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स यही होते जो आज के दौर में है। कोरोना से ये लोग लाइफलाइन लेना चाहते हैं, परंतु आप देखिएगा कि आगे के समय में ये जो बैंकिंग सिस्टम को ये एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत सारी बातें आपने रख दी, मैं जवाब ले लेता हूं अविनाश जी से। अविनाश जी, क्या एकमात्र ये लक्ष्य रह गया क्या अब आपका कि सत्ता लेनी है, चाहे वो किसी भी तरीके से लें हम? दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो आज सवाल उठाए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने कहा कि आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग की गई है क्या? आप लोग क्यों परेशान है इस फोन टेपिंग को लेकर इतना, जब आपके कोई नेता, विधायक, मंत्री इसमें शामिल ही नहीं दूर दूर तक, तो इतनी परेशानी क्यों? देखिए शंकर जी, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि ये अगर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस को देखें, जब शुरू हुई थी तो ये गिने चुने लोगों की पार्टी बनी थी, और 2014 के इलेक्शन में हमने 282 सीटें अपने दम पर जीती थी सहयोगियों के साथ में, भारतीय जनता पार्टी ने अकेले, और 5 साल के शासन के बाद में हमने 303 सीटें जीती थी। ये तो सबको पता है कैसे जीती थी। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और आपका पूरा गांधी भाई, ये कि आपको कान पका दिए देश के गांधी परिवार, कांग्रेस रोटी रोजगार पे बोलो ना। आए लोग की रिपोर्ट आ गई, 40 करोड़ आदमी बेरोजगारी की चपेट में अप्रैल में दे दी थी उन्होंने। आप सुनिए ना, नहीं आप सुन रहे थे क्या मेरी जो मुझे कह रहे हो सुनना? आप कैसे सुन रहे थे? तो सही इंटरसेप्ट नहीं कर रहे थे पूरी डिबेट में मेरे को। लेकिन 303 सीटों के साथ में 3 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया था, और आज पहले भारतीय जनता पार्टी गठन हुआ था 1-2 मिनट से, उसके बाद में केंद्र में सत्ता में आई। आज मोदी जी को वर्ल्ड लीडर के रूप में जाना जाता है, आपको पता है वर्ल्ड लीडर के रूप में जाना जाता है नरेंद्र मोदी जी को, और मोदी फोबिया से आप लोग पूरी कांग्रेस पार्टी ग्रसित है, इससे पूरा हिंदुस्तान जानता है, इसलिए आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। और आपको अगर पता होगा तो कोरोना तो एक हिंदुस्तान में नहीं है,
हिंदुस्तान जैसे 200 देशों के अंदर कोरोना पेन फंसा चुका है। आपको पता होना चाहिए, आप तो बुद्धिजीवी, आपको पता है। और जिस प्रकार से आपने कहा कि नहीं हमारी सत्ता की भूख है, ये ऐसा कभी नहीं है। राजस्थान के चुनाव के अंदर जिस प्रकार से 72 सीटें हमें दी थी, हमने तो ये कहा था, शुरू में ही कहा था कि हमें मैंडेट मिला विपक्ष में रहने का, तो हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब आप उस बात पे क्यों नहीं आते हैं? आप उस बात पे क्यों नहीं आ रहे हैं कि आपके अंदर खाने की जो लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। और आप ये क्यों नहीं जानते कि आपका जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का इतना कमजोर हो चुका है कि वो गांधी नेहरू परिवार के अलावा कोई भी लीडर हो, उनके अलावा किसी को स्वीकार ही नहीं करना चाहता है। आपको बताओ, आज भी 50 साल के आपके राहुल गांधी युवा लीडर माने जाते हैं, लेकिन सचिन पायलट साहब को आप स्वीकार नहीं कर पाते, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को स्वीकार नहीं कर पाते, आप मिलिंद देवड़ा को स्वीकार कर नहीं पाते हैं, आप जतिन प्रसाद जी को स्वीकार कर नहीं पाते हैं, आप प्रिया दत्त जी को स्वीकार कर नहीं पाते हैं। आप किसको स्वीकार करोगे? आजकल जो राजनीति आपके अंदर खाने में चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ गांधी नेहरू परिवार को खुश करने के अलावा, उनकी चापलूसी करने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मैं बताऊं, गांधी नेहरू परिवार की चापलूसी करने वाले जो नेता हैं, आज वो उनके खास बने हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये जो युवा लीडरशिप अगर आगे बढ़ गई तो कहीं न कहीं राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो सपना है, वो सपना आपका अधूरा रह जाएगा। आप बताइए, अगर आप लोकतंत्र, अगर आप कांग्रेस पार्टी के अंदर जिंदा है, लोकतंत्र अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर जिंदा है, तो आपको पता होना चाहिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों गांधी नेहरू परिवार का बनता है। आपने नरसिम्हा राव जी के साथ में क्या किया था, आपने सीताराम केसरी के साथ में क्या किया था, आपको पता है कि आपने उन लोगों के साथ में क्या किया था। उसका कारण है कि आप लोकतंत्र में आपका भरोसा नहीं है, और सिवाय गांधी नेहरू परिवार के अलावा आप किसी को चाहते नहीं कि कांग्रेस के अंदर ये कोई बने रहे। आज उसी का नतीजा है कि आपके सचिन पायलट साहब ने अपने युवा विधायकों के साथ में बगावत की है। आज आपकी राजस्थान की सरकार को खतरा है। आप मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब एक सत्ताधारी राज्य सरकार खुद के एमएलए को होटल्स में बंद करती है, रेस्टोरेंट में बंद करती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का क्या हो सकता है? एसओजी आपकी है, पुलिस आपकी है, फिर भी आपको आपने बीटीपी के एमएलए को सुना था, उसने क्या कहा था? उसकी बेचारे की गाड़ी की चाबी निकाल दी थी, उनकी चाबी निकाल दी थी। कैसा परिदृश्य पेश करना चाह रहा है कांग्रेस वाले, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप चिंता मत करें, आप 7 करोड़ की राजस्थान की जनता देख रही है, और मैं आज आपको कह रहा हूँ कि राजस्थान की सरकार बचेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं करेगी कुछ, लेकिन आपके अंदर खाने का जो तनाव है, वो तनाव आपको रसातल की ओर ले जाएगा। और ये कांग्रेस पिछली बार 21 सीटों पर रही थी, और इसके अलावा भी ये और खत्म होने के कगार पर जा रही है। क्योंकि अविनाश पांडे जी, कौन खत्म होगा, कौन आगे बढ़ेगा, ये जनता को तय करना है, जनता जनार्दन होती है। ठीक है सर, वक्त की कमी इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी, डॉक्टर अरविंद वर्मा जी, वरुण पुरोहित जी, सुनील कौशिक जी, जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही था कि क्या राजस्थान की सियासी लड़ाई सीबीआई और छापेमारी पर आ गई है? क्या आगे क्या होगा, ये बहुत दिलचस्प देखना होगा, क्योंकि अब जो ऑडियो टेप जारी किए गए हैं उसके बाद अब कई सारे सवाल उठे हैं। सवाल ये भी था कि क्या कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं वो अपना वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे रहे हैं, अगर किसी चीज का कोई डर नहीं है तो। आज के मुद्दा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।